हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हमारा चल रहा है। फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। जिन्होंने भी मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले की वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, कंपनी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लाभ हो रहा है या हानि, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसी के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से कंपनी को क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं और किस तरीके से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, और कौन कौन से आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वह खाता जिसमें अप्रत्यक्ष खर्चों और आय का लेखा, अप्रत्यक्ष खर्चों का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष आय होते हैं उनका लेखा करके शुद्ध लाभ हानि ज्ञात किए जाते हैं। शुद्ध लाभ हानि को कहा जाता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स को लिख करके ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, और उसी से कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ईयर के एंड में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि साल के बीच में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट बना लिए जाते हैं। फॉर द ईयर एंड, ईयर के एंड में बनाया जाता है। अब ईयर का एंड या तो 31 दिसंबर भी हो सकता है या फिर 31 मार्च हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाया जाता है उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाए। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, उसके बाद में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। टी शेप में इनका फॉर्मेट होता है। ये मान लीजिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। डायरेक्ट इनकम्स हम यहाँ लिखेंगे, लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस, ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड। उसके बाद में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे P&L अकाउंट शॉर्ट में कहा जाता है। इसके भी 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब देखिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो उस लॉस को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ग्रॉस लॉस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर प्रॉफिट है डेबिट साइड में प्रॉफिट लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन P&L अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है ग्रॉस लॉस को, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम उसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखी जाती हैं, और इनकम वाला पोर्शन यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, और ज़्यादा को हमने प्रॉफिट को यहाँ लिखा है। इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब लॉस है, और जितने भी ज़्यादा होते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट्स की सेकंड स्टेज है। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज होती है ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड स्टेज हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे सेकंड स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स कहा गया है। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ ग्रोस प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि अभी इसमें देखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से की जाती है।
इस तरीके से जब भी हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हम अगर लॉस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे ग्रॉस लॉस, जिसे कि ट्रेडिंग अकाउंट से लाया जाता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो जितना भी प्रॉफिट है वो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट से। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो सभी एक्सपेंसेस लिखी जाती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम्स को लिखा जाता है। इसलिए इनकम साइड में ही प्रॉफिट आएगा और एक्सपेंसेस साइड में ही लॉस को लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से की जाती है और लास्ट रिजल्ट नेट प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब है P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होती है कंपनी की कि उसे कितना शुद्ध लाभ हुआ है या शुद्ध हानि हुई है। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी हर तरीके के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है और हर टाइप की इनकम्स को ऐड करके लास्ट में जो नेट प्रॉफिट होता है इसीलिए इन्हें नेट प्रॉफिट कहा जाता है। यानी इनके बाद किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस या इनकम बाकी नहीं रह जाती है। तो ये थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की विशेषताएं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग इसे ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में ही बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये सेकंड स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स होती है। फर्स्ट स्टेज में ट्रेडिंग अकाउंट आता है और सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। इनकी स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो रिजल्ट आएगा कंपनी का वो होगा नेट प्रॉफिट या लॉस, की कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कंपनी अगर लाभ हानि खाता बनाती है तो उसे क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उद्देश्य हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण। यानी इसका मेन पर्पस तो यही होता है नेट प्रॉफिट लॉस को, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसके लिए मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। सेकंड है खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए, खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए भी इसे बनाया जाता है। खर्चों पर कंट्रोल कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, ये P&L अकाउंट है। ठीक है, इसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से ये मान लीजिए ये है 2010 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 2011 में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि पिछले साल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए थे, कितना खर्चा हुआ था और इस बार खर्चा कितना हुआ है। अगर खर्चा पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है तो हम देखेंगे उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से खर्चा ज़्यादा हुआ है। और अगर खर्चा कम हुआ है तब तो ठीक है, या इक्वल होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए फिर 2012 में फिर से P&L अकाउंट बनाया और डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं फिर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अगर खर्चे फिर से बढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कंपनी वहाँ पे रुक जाएगी। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगी और इस तरीके से रीज़न को जान करके उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगी। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद ये भी होता है बनाने का कि खर्चों पर कंट्रोल किया जा सके, उन्हें नियंत्रण किया जा सके। अगर किसी तरह के बिना वजह के खर्चे हैं जिससे कि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उन खर्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ की पूर्व वर्ष से तुलना। जितने भी नेट प्रॉफिट होता है उसकी हम पहले वर्ष में कितना प्रॉफिट हुआ था और अभी करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, सक्सेस हो रही है अपने काम में। लेकिन अगर शुद्ध लाभ कम हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि कंपनी वहाँ पे अलर्ट हो जाएगी और देखेंगी कि किस वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, उन वजह को वो दूर करेंगी, रीजंस जानेंगी। इसलिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है ताकि नेट प्रॉफिट की पहले के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे कंपेयर किया जा सके, तुलना की जा सके। जिस तरीके से एक्सपेंसेस की तुलना की जाती है उसी तरीके से प्रॉफिट्स को भी कंपेयर किया जाएगा। प्रॉफिट्स अगर हर साल बढ़ रहे हैं इसका मतलब है हमारी कंपनी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो कर रही है, तो तुलना करने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लास्ट एक कर निर्धारण में
सहायक, यानी जो भी टैक्सेस पे किए जाते हैं उन टैक्सेस को डिसाइड करने में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प करता है कंपनी की, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स डिपेंड होता है। प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो टैक्सेस ज़्यादा पे करने होते हैं, कम टैक्स प्रॉफिट पे कम टैक्सेस पे करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए बाय मिस्टेक प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है, कंपनी को वास्तव में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन शो ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के हमें पता लग जाए, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और उसी बेस पे टैक्स डिसाइड किए जाते हैं कि कितना टैक्स चुकाना है। कर निर्धारण में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सहायक होता है, यानी हेल्प करता है कंपनी की। तो ये तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उद्देश्य, किस उद्देश्य से एक कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और उससे क्या क्या उसे प्रॉफिट होते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कंपनी के लिए बनाना, जो कि फाइनल अकाउंट्स का ही एक पार्ट होता है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन फिर बचते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो स्टॉक से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं। यानी स्टॉक को खरीदने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो तो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन स्टॉक को बेचने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो कि माल की बिक्री को बढ़ाने से रिलेटेड होते हैं, जो प्रोडक्ट बेचा जाता है कंपनी का उसकी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो उसको सेलिंग को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते हैं और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और लास्ट है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो कि वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जो कि फिक्स्ड असेट से रिलेटेड होते हैं। तो इन सभी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइडेड होती हैं ये सब, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। माल को खरीदने से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये स्टॉक से डायरेक्ट रिलेशन इनका नहीं होता है। तो हम सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है सैलरी। ऑफिस में जितने भी वर्कर्स वर्क करते हैं उन सबको जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, इसे P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस का जो किराया दिया जाता है, जो रूम होता है ऑफिस का, या जितने भी टैक्सेस पे किए जाते हैं वो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा होता है, जैसे कि फ़ोटो कॉपी करवानी है, पेन पेंसिल बुक खरीदनी है, कॉपी पेपर्स खरीदने हैं, जितने भी स्टेपलर खरीदना है, ये सब स्टेशनरी में आते हैं और इन सबको भी P&L अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। पोस्टेज, डाक से रिलेटेड जो खर्चा है, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स पोस्ट करने होते हैं या इंपॉर्टेंट पेपर्स आते हैं, उनका जो भी खर्चा होगा वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, इसे भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइटिंग, ऑफिस की लाइट का खर्चा, पंखे, कूलर, लाइट, बिजली से रिलेटेड जितने भी जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट, वो सब लाइटिंग के अंतर्गत आएंगे और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस में आएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, कंपनी का इंश्योरेंस भी अगर होता है तो उसका प्रीमियम हर महीने में चुकाया जाता है या ईयरली भी पे किया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी प्रीमियम पे किया है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इट मीन्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये स्टॉक से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है या ये स्टॉक को सेल करने से रिलेटेड है। लीगल चार्जेस, कानूनी खर्चे जितने भी होंगे, लीगल चार्जेस का मतलब होता है कानूनी व्यय, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लाइसेंस बनवाना है, उस तरीके के जो एक्सपेंसेस होंगे वो लीगल चार्जेस में आते हैं और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ऑडिट फीस, समय समय पे कंपनी के जो रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको ऑडिट करवाना भी कंपलसरी होता है, उनका अंकेक्षण करवाया जाता है एक अंकेक्षक के द्वारा, तो अंकेक्षक को जो फीस दी जाती है इस काम के लिए वो ऑडिट फीस में आती है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और लास्ट, जनरल एक्सपेंसेस, जितने भी छोटे मोटे और जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि टेलीफोन का बिल, पानी, चाय पानी का खर्चा, नाश्ते का खर्चा, तो ये सारे खर्चे जनरल एक्सपेंसेस जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ऐसे खर्चे जो माल को बेचने से रिलेटेड होते हैं या बिक्री को बढ़ाया जाता है, या डिलीवरी चार्जेस यानी माल को बेचने वाले स्थान तक पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आता है। फर्स्ट, कैरेज आउटवर्ड। एक कैरेज इनवर्ड भी होता है। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो माल को परचेज करने से रिलेटेड होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ हम कैरेज आउटवर्ड है इसलिए कैरेज आउटवर्ड को सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, यानी ये सेलिंग से रिलेटेड है। इसे भी P&L अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, किसी भी प्रोडक्ट की ऐड दी जाती है तो ऐड से भी सेलिंग बढ़ती है, इसलिए इसे भी सेलिंग एक्सपेंसेस में रखा गया है। कमीशन, कई बार क्या होता है कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए कमीशन डिसाइड कर देती है कि अगर कंपनी के 100 प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, 200 प्रोडक्ट बेचेंगे तो उससे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से कमीशन डिसाइड हो जाता है, तो वो भी सेलिंग को बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैड डेट्स, जो कंपनी के डेटर्स होते हैं जिनसे कंपनी को पैसा लेना है लेकिन किसी वजह से वो पैसा नहीं दे पाते हैं और कंपनी को लगता है कि अब वो पैसा डूब चुका है, अब वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो वो बैड डेट्स में चला जाता है। और पैसा जब डूब जाता है तो उसे बैड डेट्स मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। बैड डेट्स या फिर डूबत ऋण, जो पैसा डूब गया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक होता है इम्पोर्ट ड्यूटी। जब माल को परचेज किया जाता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है, वो हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ है एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कि माल को बेचने से रिलेटेड है, तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। पैकिंग चार्जेस, माल को बेचने से पहले उनकी पैकिंग की जाती है, उन पे कंपनी का लेबल लगाया जाता है, तो ये पैकिंग चार्जेस सेलिंग से रिलेटेड है। वैन, डिलीवरी वैन जो होती है, गाड़ी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसका जो खर्चा होता है, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा या जो भी और भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सब डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस में आएंगे, जिन्हें की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में रखा गया है। और लास्ट है स्टेबल एक्सपेंसेस। स्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो सेलिंग कंपनी की हो रही है वो या तो उतनी ही बनी रहे, उससे कम ना हो, यानी कंपनी की सेलिंग कम ना हो, अगर बढ़ नहीं रही है तो वो घटे भी ना, ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के लिए अगर मान लीजिए कंपनी की सेलिंग है 5 लाख रुपए, तो सेलिंग 5 लाख ही रहे, वो 5 लाख से कम पे उसकी सेलिंग ना जाए, तो उसके लिए जो कंपनी जो खर्चा करती है वो हो जाता है स्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। और लास्ट है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में है डिस्काउंट, हमारे डेटर्स को अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, अगर हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा हर महीने या हर साल, तो वो अगर हमने लोन लिया है, यहाँ पे लोन से रिलेटेड है इंटरेस्ट का, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना होगा, तो वो खर्चा भी इनडायरेक्ट होगा और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। थर्ड, डेप्रिसिएशन। कंपनी में जो मशीनें, फर्नीचर, इस टाइप की फिक्स्ड एसेट्स यूज़ की जाती है, तो क्या होता है कि हर साल उनकी वैल्यू कम होती जाती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन खरीदिए बिजनेस के लिए, अब वो मशीन ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए की रहेगी, नहीं। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर 90,000 की हो गई, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 90,000 की हो गई, इस तरीके से इसका जो प्राइस है वो कम होता जाएगा और 10 साल बाद ये मशीन हो जाती है 20,000 रुपए की। तो देखिए हर साल मान लीजिए 10,000 रुपए इस कंपनी की वैल्यू कम हो रही है, तो जितनी वैल्यू कम होती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास से। बैंक चार्जेस, बैंक से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं जो कि बैंक अकाउंट से कट जाते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किए जाएंगे। डोनेशन या चैरिटी, दान में अगर माल दिया जाता है या कैश भी अगर डोनेशन किया जाता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो जाता है या आग से नष्ट हो जाता है या प्राकृतिक आपदा आने की वजह से, बाढ़ आने से अगर किसी तरह का कोई लॉस होता है तो वो इसमें आएगा। लास्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जब कंपनी की एसेट्स को बेचा जाता है, मान लीजिए अब वो मशीन अच्छा प्रोडक्ट मतलब नहीं दे रही है, वो अब यूज़फुल नहीं रही, तो कंपनी सोचेगी कि इसको बेच दिया जाए और इसकी जगह नई मशीन लिया जाए। तो मान लीजिए 1 लाख की मशीन खरीदी थी, अब 20 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 20,000 रुपये। तो इस 20,000 की मशीन, इसकी वैल्यू तो है 20,000, लेकिन हम इसे बेच रहे हैं 15,000 रुपये में।
तो 5,000 का जो लॉस हुआ है वो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कहलाता है और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जितने भी आइटम्स हैं ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, भले ही इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इनडायरेक्ट इनकम, जिन्हें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट इनकम्स, इन्हें अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। ये P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। क्रेडिट साइड आइटम्स हैं ये सब, ठीक है। जिस तरीके से डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, अब ये क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी इनडायरेक्ट इनकम्स। कौन कौन सी हैं ये? फर्स्ट, रेंट रिसीव्ड, अगर किराया प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम है, और ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये किराया है। अब किराया ऑफिस का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, अगर हमें हमारी कंपनी को कोई पैसा देना है, चुकाना है, ठीक है, उससे अगर हमें डिस्काउंट मिलता है, कुछ पैसा हम कम चुका रहे हैं, तो वो डिस्काउंट रिसीव होता है और इसे भी इनडायरेक्ट इनकम में लिखा जाएगा P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव, किसी तरह का कमीशन हमें मिलता है तो वो कमीशन इनडायरेक्ट इनकम्स में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उस पर हर महीने या हर साल कुछ इंटरेस्ट हमें मिलता है जिसे ब्याज कहते हैं, तो वो इंटरेस्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी और वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी P&L अकाउंट के। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी ने तो उन शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा, लाभांश प्राप्त होगा, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जिस तरीके से बैड डेब्ट्स को डेबिट साइड में लिखा जाता है, बैड डेब्ट्स तो हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिससे में कि पैसा डूब जाता है, लेकिन अगर डूबा हुआ पैसा किसी भी वजह से वापस हमें मिल जाता है, जो हमारा डेटर्स था वो किसी भी तरीके से हमें पैसा लौटा देता है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, उसे इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे और इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जिस तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है उसी तरीके से प्रॉफिट भी हो सकता है। जिस तरीके हमने एक एग्जांपल देखा था कि 1 लाख रुपए की मशीन हमने खरीदी है, 20 साल बाद उसकी प्राइस हो जाती है 20,000 रुपये। इस मशीन को अगर 15,000 में बेचते हैं तो इसका मतलब है कि 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन अगर इसकी वैल्यू तो हो गई है 20 साल बाद 20,000 रुपये, लेकिन हम इसे बेच रहे हैं 30,000 रुपये में, तो जो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है वो कहलाएगा हमारी कंपनी का इनडायरेक्ट इनकम और इसे P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लास्ट है सन्ड्री इनकम्स, जितने भी अदर सोर्सेज से इनकम होती हैं वो सब इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाएंगी और इन्हें भी P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट में जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के आइटम्स को हम कम्प्लीटली लिख लेंगे, उसके बाद में दोनों साइड का हम डिफरेंस निकालेंगे और नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम पता करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार्टिंग हम ग्रॉस प्रॉफिट से करेंगे। अगर लॉस है तो डेबिट साइड में हम सबसे पहले ग्रॉस लॉस लिखेंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे, और उसी तरीके से अगर प्रॉफिट है तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद ये जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको दी गई होंगी वो सभी इनकम्स आपको P&L अकाउंट बना के उसमें लिखनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ये ईयर के एंड में बनाया जाता है। यहाँ हम डेट लिखेंगे 31 मार्च 2015, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इसके अलावा 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट टी शेप में से बनाया जाता है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होते हैं। देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करके देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
यानी कि 2015 का जो वर्ष है वो समाप्त हो रहा है 31 मार्च को। उसके लिए लाभ हानि खाता तैयार कीजिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है। इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑब्वियसली ये P&L अकाउंट में ही आएगा डेबिट साइड में। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट है इसका 2500 रुपये। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपये। तो प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है ऑफिस की सैलरी 1500 रुपये दी हुई है, इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है। टू ऑफिस सैलरी 1500 रुपये। इसके अलावा डोनेशन 1500 रुपये का डोनेशन किया है, तो डोनेशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में पढ़ा था अभी। तो टू डोनेशन 1500 रुपये से। नेक्स्ट कमीशन रिसीव है, कितना कमीशन रिसीव हुआ है 800 रुपये। अब कमीशन रिसीव हुआ है तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन। अमाउंट है इसका 800 रुपी। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, जितने भी अदर सोर्सेज के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम इन्हें डेबिट साइड में लिखेंगे। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट है 400 रुपीज। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनकम है क्रेडिट साइड में। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसे हमें डेबिट साइड में लिखना है और किसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है और क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, तो 600 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। और अब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पढ़ लिए हैं। इसके अलावा दिया हुआ है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है 3000 रुपये से, तो बैड डेब्ट्स जो है वो डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्योंकि ये डूबा ऋण है, जो पैसा डूब गया। बैड डेब्ट्स है 3000 रुपीज। नेक्स्ट डिस्काउंट, देखिए एक तो था डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमने लिखा क्रेडिट साइड में। अब यहाँ दिया हुआ है डिस्काउंट, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, ना रिसीव ना अलाउ, कुछ नहीं लिखा है, तो उस कंडीशन में आपको इसे एक्सपेंसेस ही मानना है और इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो डिस्काउंट 2500 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमने जो भी क्वेश्चन में दिए हुए थे सबको हमने कंप्लीट इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 21,400 रुपये से। ठीक है, ये है क्रेडिट साइड का अमाउंट। डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 11,400 रुपये से। तो देखिए क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखी जाती है और इनकम वाला पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और डेबिट साइड जहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा जाता है वो कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही होगा कंपनी को। कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपीज़, ये हो जाएगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे डेबिट साइड में क्योंकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है। जिस साइड का बैलेंस कम होता है और जितना कम अमाउंट होता है उस अमाउंट को कम वाली साइड में लिखा जाता है। टू नेट प्रॉफिट, कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज़ का। इस तरीके से दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाएगा 21,400
और 21,400 रुपये से। देखिए नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हम एक छोटा सा नरेशन यहाँ लिखेंगे, उसमें लिख दिया जाएगा ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसे कैपिटल से हमें एडजस्टमेंट करेंगे हम उसका। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस करेंगे, अगर लॉस है तो उसे कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल, इसका मतलब है इसको कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है। अगर इसकी वजह नेट लॉस होता तो हम नेट लॉस यहाँ पे इस जगह लिखते हैं, उसके नीचे भी नरेशन लिख दिया जाता है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसके अलावा एक चीज़ और होती है फाइनल एंट्रीज। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था उसमें भी फाइनल एंट्रीज पढ़ी थी, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रहे हैं तो इसमें भी P&L अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं जो कि हमने यहाँ लिखे हैं, इनको जब P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी जो एंट्री बनाई जाती है वही कहलाती है फाइनल एंट्रीज, यानी कि अंतिम प्रविष्टियाँ। जैसे कि फाइनल एंट्री हम यहाँ बना के देख लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस है तो इसकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एक्सपेंसेस। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हमने सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा गया है। इसी तरीके से P&L अकाउंट डेबिट टू ऑफिस सैलरी अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। हम इसी तरीके से सबकी फाइनल एंट्रीज बना सकते हैं और इससे क्या होता है कि ये अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। उसी तरीके क्रेडिट साइड की एंट्री अगर हम बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के P&L अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में कमीशन लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इनकम वाले साइड की भी फाइनल एंट्रीज बना सकते हैं। डेबिट वाले साइड को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम्स हैं उन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इस तरीके से फाइनल एंट्रीज बनाई जाती हैं जो कहलाती हैं अंतिम प्रविष्टियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।